So we are back again. Now, as we discussed during the previous session, the dynamic part. Now we are going to discuss the less dynamic part, or more or less the static part. It contains 5 headings: the past history, treatment history, family history, personal history, physical generals, and gynae and obs history. Now these 5 headings are static, termed as static because the questions does not change according to the presenting complaint. These are more or less similar for every case. So starting from past history and treatment history. Now मतलब सबको पास्ट हिस्ट्री लेनी आती है. इट इज़ वेरी इजी कि क्या क्या बीमारी हुई है आपको आज तक, क्या ट्रीटमेंट लिया आपने उसका. बट सिग्निफिकेंस क्या है वो सब लेने का? मतलब हम ढूंढ क्या रहे हैं पास्ट हिस्ट्री में? क्या हम ढूंढ रहे हैं कुछ पास्ट हिस्ट्री में? क्या हमें कुछ मिलेगा? क्या हम प्रिस्क्राइब कर पाएंगे उसके बेसिस पे? विल वी बी एबल टू प्रिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट हिस्ट्री? These are the questions I used to suffer, I used to feel during my first 5 years. Why am I taking this past history when it is not helping me in prescribing the medicine? तो उसी हिसाब से मेरी पास्ट हिस्ट्री बहुत छोटी होती थी. कुछ सिग्निफिकेंट मिला, एक आधा पॉइंट तो केस में दे दिया, नहीं तो इट वाज नेग्लेक्टेड सेक्शन था. और लास्ट 7 ईयर से पास्ट हिस्ट्री मेरा सबसे बड़ा सेक्शन हो गया है. मैं बहुत फोकस करता हूँ और इजी टू टेक है. इसमें बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूजन कुछ क्रिएट नहीं करना है. अब हम ढूंढ क्या रहे हैं पास्ट हिस्ट्री में? पहली चीज़ तो हम ढूंढ रहे हैं जर्नी ऑफ द मियाज्म एंड सप्रेशन. मतलब मियाज्म हमने पढ़े हैं, सोरा है, साइकोसिस है, सिफिलिस है. तो पेशेंट अगर आपके पास साइकोसिस का बैठा है तो क्या वो बाय बर्थ साइकोसिस से आया है, या वो सोरा से साइकोसिस में कन्वर्ट हुआ है, या उसका एक्सटर्नल सोरा ही इंटरनल सोरा में चला गया? ये चीजें हमें पास्ट हिस्ट्री में बहुत इजीली मिलती हैं. अब लेट अस टेक एन एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल एंड वेरी कॉमन. हमें ओपीडी में बहुत इजीली मिलता है ये एग्जांपल, सबको मिलेगा. हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने वार्ड्स कटवाए होते हैं, लोकल एप्लीकेशन से जलवाए होते हैं, घोड़े के बाल से कटवाए होते हैं 50 तरीकों से. और पेशेंट्स आते क्या लेके हैं वो? दे कम विद लाइपोमा, दे कम विद फाइब्रॉइड्स, दे कम विद ओवेरियन सिस्ट. नाउ अब ये कैसे बन गया उनको? पास्ट हिस्ट्री में हमें मिल रहा है they have history of suppression of warts. Now patients में external psychosis suppress होके internal psychosis में आ गया. तो क्या इससे हमें मेडिसिन में हेल्प मिल रही है? Yes, we can think of thuja or midorinum, the predominant psychotic medicines. Now presenting complaint कुछ भी हो पेशेंट की, हमारी यूट्राइन फाइब्रॉइड थी, सिस्ट था, लाइपोमा था, अगर हमें ये पॉइंट मिल रहा है कि वो that this presenting complaint developed after suppression of the warts. So psychotic patient है, हमें हो सकता है और सिम्टम्स मिले ही ना, हो सकता है हमें इसी के बेसिस पे थूजो और मीडो देनी पड़े. और मैंने अपनी प्रैक्टिस में दी है एंड इट वर्क्स लाइक वंडर्स. सेकेंड थिंग व्हाट वी लुक फॉर इन पास्ट हिस्ट्री, सेकेंड peculiar, very peculiar thing, it is the patient is not interested in giving you past history and so does become the homeopath. They do not take interest, but this is the most important part. Let me explain you. डॉक्टर कैंट ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है वर्टिगो के केस का. नाउ वर्टिगो का केस है, आप पूरी पीसी लेते रहो उसकी कि वर्टिगो कब आ रहे हैं, किस पोजीशन में आ रहे हैं, पर वो केस ठीक नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. क्या एक्सप्लेन किया है? कि वर्टिगो से पहले पेशेंट को CSOM हुआ, काफी लंबे टाइम तक हुआ, और उसका उसने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया एंड दैट डिस्चार्ज गॉट सप्रेस्ड. एंड उससे भी पहले पेशेंट को मीजल्स हुआ था. मतलब पास्ट हिस्ट्री से हमें पता चला कि पहले मीजल सप्रेस हुआ, उसके बाद ओटोरिया आया, ओटोरिया सप्रेस हुआ, फिर हमारे पास आज प्रेजेंट में
पेशेंट वर्टिगो लेके बैठा है, तो आप कैल्शियम देते रहो, कोनियम देते रहो, सल्फर देते रहो वर्टिगो के लिए, लोकेशन पे देते रहो, मोडालिटी पे देते रहो, नहीं होगा, क्योर नहीं होगा पेशेंट। एम्यूलरेट हो सकता है, क्योर किससे होगा? जब हम इसका कोजेशन मैच कर देंगे, जब हम उसको पल्सेटिल्ला देंगे। डॉक्टर कैंट का एग्जाम्पल है, बहुत लोग भूल जाते हैं कि पास्ट हिस्ट्री में हमें सीक्वेंस लेना कितना इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस से ही हमें पता चलेगा कि करंट स्टेट कैसे डेवलप हुआ, पेशेंट में किस चीज का सप्रेशन हुआ है, और पेशेंट का रिवर्स कैसे होना है। पेशेंट जब ठीक होगा तो रिवर्स में क्या क्या आ सकता है उसको। वर्टिगो ठीक होगा तो कान का डिस्चार्ज आ सकता है, कान का डिस्चार्ज ठीक हो तो इरप्टिव फीवर आ सकता है। तो पास्ट हिस्ट्री से हमें पेशेंट का फॉलोअप भी पता चल गया कि पेशेंट को बताना है कि आपको कान में डिस्चार्ज आ सकता है, आपको कान का डिस्चार्ज कुछ टाइम रहेगा, उसके बाद आपको इरप्टिव फीवर आ सकता है। जरूरी नहीं मीजल्स ही है, एनी इरप्शंस, एनी इरप्टिव फीवर, इट मे बी ड्यू टू herpes, बट आएगा। तो अगर आप पेशेंट को पास्ट हिस्ट्री लेते लेते ही ये चीज आप बता देते हो अपने क्लिनिक में कि आपको ये चीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट होंगे, पेशेंट पैनिक नहीं करेगा, पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो पास्ट हिस्ट्री इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट हो गई है विद क्लिनिकल प्रैक्टिस। नाउ moving forward, we will go deeper in past history on our later classes. Moving forward, now the second point of the less dynamic part is family history. What do we want in family history? क्या चाहिए हमें family history में? Is this significant? Can it help in prescribing medicine? Can it? What do we look for in family history? We look for the peculiar knowledge, means passage of miasmatic state from one generation to the another. Miasm passes, it is already written in our literatures, it is already given, but we tend to forget this. The first point is passage of the miasm, and the second point is genetic predisposition of constitution. Now how do we analyze it? What do we get it in it? Let us take an example and we will understand this with a very good example. We have a case sitting in front of us with autoimmune disorder, any autoimmune disorder. We took the case, we took every detail. Now we are at family history and there is a strong history of cancer. Patient's father had cancer, mother had breast cancer, grandmother has breast cancer, and patient's sister has cancer. Patient is currently not having cancer, he has autoimmune disease. What are we getting from here? The family disposition of cancer. So what could be the possible remedy here? Any anti-syphilitic medicine first of all. Second of all, but specifically अगर हम सोचे कार्सिनोसिन, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंसर की हिस्ट्री है, हाउ कैन वी अवॉइड कार्सिनोसिन? अब लोग बात कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं हमें कार्सिनोसिन देनी नहीं आती। अरे आपको हिस्ट्री में मिल रहा है, दोगे तो देनी आएगी, नहीं दोगे तो देनी नहीं आएगी। सेकेंड पॉइंट, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। Like genetic predisposition is not about genetic disorders. Genetic predisposition is about genetics in homeopathy. Let us say पेशेंट आपके पास आया, 15 साल की लड़की है, उसकी मदर को आपने देखते ही पहचान लिया कि लेकेसिस है, स्नेक ग्रुप की है। तो वो 15 साल की जो लड़की है वो कौन से ग्रुप में सबसे पहले सोचोगे? स्नेक ग्रुप में सोचोगे। जो स्नेक ग्रुप है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा वियर्ड लगेगा। पौधों के घर पौधे पैदा होंगे, एनिमल्स के घर एनिमल्स पैदा होंगे। इट कैन चेंज, पर्सनैलिटी कैन चेंज ड्यू टू एनवायरमेंट, राइट? वी आर ऑलवेज अनप्रेजुडाइज्ड, बट दिस इज अ टाइप ऑफ थिंकिंग वी आर ट्राइंग टू inculcate, you know. If the child is only 1 year, 2 year, and the mother is from the snake group, or the mother is natrum, the mother is very much sensitive, has grief history, then we can cure the child with mother's constitution.
So this is genetic predisposition in homeopathy. We can go into a group, we can go from family history that this family is suffering from these diseases, this family has predisposition to these group of remedies. Okay, now moving forward, the third section is personal history. What do we take in personal history? Is there any significant, any point in personal history which can guide us to get the remedies? पर्सनली मैं क्या लेता हूं पर्सनल हिस्ट्री में? सबसे पहली चीज, कंप्लेंट्स ड्यूरिंग माइलस्टोन्स और डिलेड माइलस्टोन्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अगर पेशेंट के बचपन के माइलस्टोन्स ही डिलेड रहे हैं तो आपको नहीं लगता पेशेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम दैट पॉइंट इटसेल्फ? तो ये पॉइंट कंसीडर करने वाला है. पेशेंट हैज डिलेड डेंटिशन, नाउ पेशेंट इज हैविंग ए टेंडेंसी फॉर फ्रैक्चर. व्हाट वुड यू थिंक? सिंपल कैलकेरिया ग्रुप, इट इज वेरी इजी. पेशेंट हैज डिलेड इन लर्निंग टू वॉक, लर्निंग टू टॉक. नाउ द पेशेंट इज सेंसिटिव, पेशेंट इज इंट्रोवर्ट. व्हाट वुड यू थिंक? नेट्रम्यूर. So, from single point, from personal history, from milestones, single point, we are thinking about groups of medicines. See how significant case taking can become if you know what to ask, when to ask, what to look for in these questions. ठीक है, हमें पर्सनल हिस्ट्री कॉलेज में भी लेनी सिखाई थी, बहुत सिखाई थी, बट उसका सिग्निफिकेंस किसी ने नहीं बताया भाई कि भाई माइलस्टोन्स डिलेड हैं तो हमें उसका करना क्या है. प्रिस्क्रिप्शन तो कुछ और ही बेसिस पे ही करते थे सब, उसको कंसीडर नहीं करा जाता था. अब ड्यूरिंग प्रैक्टिस ड्यूरिंग क्लिनिकल टाइम आई हैव फाउंड कि दीज थिंग्स वर्क्स. सेकंड थिंग इन पर्सनल हिस्ट्री विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक हैबिट्स एंड addictions. We used to ignore these things, but these things are very important. How? Let us say, let me describe you some picture. An alcoholic patient who is very irritable, who is MNC culture, who has disturbed sleep routine. What would you think of? Simple, nux vomica. A patient who is ambitious, working in MNC, he is intelligent, he is irritable, he has alcohol consumption, he has GIT troubles. It is simple, nux vomica, nothing to think about, right? It is very easy, it is very simple, simplified. There is no point in making it complex. Complex नहीं करना है. एक पॉइंट से आपकी मेडिसिन क्लियर हो जाएगी. और मेडिसिन अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगी तो पेशेंट को रिलीफ देगी. इट मे बी ए मेडिसिन ऑफ दैट स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट. पेशेंट का वो स्टेट पास हो जाएगा, वो सिम्टम्स क्लियर हो जाएंगे, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालने में भी हेल्प मिलेगी उससे. राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ पर्सनल हिस्ट्री में और भी बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इंडिकेट होती हैं, बट उनको जब हम डीपर डाइव करेंगे, डीपर डाइव इन ईच सेक्शन, वी विल मेक वीडियोस फॉर ईच सेक्शन that is dedicated to each section. उसमें डीपर डाइव करेंगे, फुल्ली एग्जॉस्टिव स्टडी करेंगे, सारी मेडिसिन, सारे रूब्रिक्स, सब कुछ. बट करेंटली मूविंग फॉरवर्ड, फिजिकल जर्नल्स. नाउ कुछ लोग कहते हैं फिजिकल जर्नल्स डायनेमिक पार्ट है. मैं कहता हूँ बहुत ही स्टैटिक पार्ट है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत लिमिटेड आंसर्स होते हैं और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है. फिजिकल जर्नल्स हम दो, जैसे मेंटल जर्नल्स के लिए था, इन कंफर्मेशन के लिए ले सकते हैं हम फिजिकल जर्नल्स को, राइट. और किसके लिए लेते हैं? एक्यूट केस में फिजिकल जर्नल्स लेते हैं हमेशा. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्यूट केसेस. इन क्रोनिक केसेस इफ फिजिकल जर्नल्स आर नॉट प्रेजेंट विथ 3+ इंटेंसिटी, यू कैन इग्नोर दैट. लेट अस से द पेशेंट इज चिली but not 3+ chilli, and the remedy you are thinking is hot, you can ignore the thermal. No need to get confused that the patient is chilly. No,
पेशेंट इज नॉट चिली, पेशेंट इज चिली इफ इट इज 3+ चिली इंटेंसिटी। उसको 4 कपड़े चाहिए पहनने के लिए, सॉक्स चाहिए, टोपी चाहिए, और अब आप हॉट रेमेडी सोच रहे हो देने के लिए, अब आप सोच रहे हो कि मुझे उसे सल्फर देनी है, तब गलत हो। मोस्ट पेशेंट्स वो आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे अपने फिजिकल जनरल्स, वो आपको अपनी थर्स्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। Until unless it is marked, do not consider it. Right? Now, physical generals में और क्या peculiar चीज लेते हैं हम? Intensity. Second thing is peculiarity. कि भाई किसी के फिजिकल जनरल्स में क्या peculiar symptom मिल रहा है। Never miss a PQRS. Never. कभी भी मिस नहीं करना है, चाहे वो फिजिकल जनरल्स में मिले, चाहे वो मेंटल जनरल्स में मिले, चाहे वो हमें HOPC में मिले, चाहे वो हमें पास्ट हिस्ट्री में मिले। PQRS कभी मिस नहीं करना है। पिक्यूलियर सिम्टम स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ हमें मेडिसिन चेंज कर देती है। लेट अस से क्या एग्जांपल होगा, पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग डायरिया है, हमेशा होता है, उठते ही जाना पड़ता है, क्या सोचोगे? सल्फर, राइट? नेट्रम सल्फर, नेट्रम सल्फ, चाइना, इसके अलावा और क्या सोचोगे? हमेशा से है, 3+ इंटेंसिटी में है हमारे पास पेशेंट के साथ। दूसरा, फिजिकल जनरल्स में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए, क्या? फिजिकल जनरल पिक्चर ऑफ एवरी रेमेडी, सो दैट आप अपने माइंड में एक पिक्चर बना सकें कि भाई ये मेडिसिन ऐसी होती है। तो जैसे जैसे पेशेंट के फिजिकल जनरल्स अनवील हो रहे हैं, खुल रहे हैं आपके सामने, आपके दिमाग में मेडिसिन बन जाए। अब इस चीज को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा, आप सब समझ जाओगे, एक ही एग्जांपल से समझ जाओगे। आपके पास एक केस आया, केस इज हॉट, केस इज थर्स्टी, केस हैज डिजायर फॉर स्वीट्स 3+, केस हैज अर्ली मॉर्निंग डायरिया, एंड द केस हैज heat in palms and soles, has rough skin, thick skin, has skin complaints। क्या मेडिसिन है? सल्फर, राइट? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? ऐसे ही हर पिक्चर की एक फिजिकल जनरल की, हर मेडिसिन की एक फिजिकल जनरल की पिक्चर होती है। वो पिक्चर आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि स्पाइसी डिजायर 3+ में किन किन मेडिसिन में है। Hot, thirstily desire spicy food with recurrent gastric upset, with frequent urging for stools। See, so हमें बहुत क्लियर होता है उस टाइम पे जब हम एक रेमेडी की एक पिक्चर बना के रखते हैं। अभी मैंने क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया, सल्फर आपके दिमाग में, सबके दिमाग में आएगा। ऐसे ही सबकी होती है। यही मैं पेशेंट को चिली कर देता हूँ, थर्स्टलेस कर देता हूँ, इरिटेबल कर देता हूँ, उसको स्पाइसी का डिजायर है, स्टिमुलेंट्स का डिजायर है, उसको फ्रीक्वेंट अर्जिंग फॉर स्टूल है, दैट इज वेरी लेस स्टूल, नक्सोमी का बन जाएगा पेशेंट, सिंपल हो जाएगा। पेशेंट चिली है, थर्स्टी है, पेशेंट को बहुत ज्यादा पर्सपिरेशन आता है, पर्सपिरेशन स्पेशली स्कैल्प पे आता है, सर पे आता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, बट उससे ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं है उसको। क्या बन गया पेशेंट? चिली, थर्स्टी, कॉन्स्टिपेटेड, हैवी प्रोफ्यूज स्वेटिंग, कैलकेरिया का। वेरी इजी। तो जनरल पिक्चर आपके दिमाग में रेमेडीज की भी होनी चाहिए, तभी आप पेशेंट की पीजी के जनरल से आप रेमेडी निकाल पाओगे। हम आगे अपनी क्लासेस में, अपने सेशंस में मेजर पॉलीक्रश रेमेडीज की जनरल पिक्चर्स को भी डिस्क्राइब करेंगे कि कैसा पेशेंट कैसा दिखेगा। क्या पेशेंट कैलकेरिया का पेशेंट सिर्फ थर्स्टी ही होगा? क्या थर्स्टलेस नहीं हो सकता कैलकेरिया का? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव गायनी एंड ओब्स हिस्ट्री। गायनी एंड ओब्स हिस्ट्री के बारे में हम सबको पता है, हम सब लेते हैं, बट कितनी इंपॉर्टेंट है ये नहीं पता। डॉक्टर कैंट ने ये बिल्कुल क्लियरली बोला है कि किसी भी पर्टिकुलर सिम्टम से ज्यादा इंपॉर्टेंट गायनी एंड ओब्स हिस्ट्री के PQRS है। इफ देयर इज 3+ इंटेंसिटी सिम्टम, peculiar symptom in gynae and OBS history, we can ignore any particular symptom because it works. Though it is a particular system, it affects the person, the female, as a
system, whole system, totally whole body. It acts as a general system, not particular. Now we should know the OPS history. Why? Because we have our remedies. Let us say a patient has a recurrent history of abortions. What would you think of? Sepia and Sabina, right? Commonly think of remedies. There are other remedies also, but what would you think of at the first point? That is Sepia and Sabina, right? If the other complaints match, we will give the same medicines. There is no point of discussion, no point of making it complex. Try to make it simple. Now, गायनी हिस्ट्री में डॉक्टर कैंट ने, जहाँ तक मुझे याद है, डॉक्टर कैंट ने ही बोला है, पल्सेटिला विल ऑलवेज प्रेजेंट यू विद डिलेड एंड स्कैंटी मेंसेस. कैलकेरिया विल ऑलवेज more or less always present with profuse protracted menses. So we should not contradict these points. If we are finding in gynae history the patient is having a history of menses lasting for 7 days, more days, with very profuse flow, and the other physical generals matches with calcaria, why not think of calcaria? Very simple. So गायनी एंड ओप्स हिस्ट्री में और भी हमारे पास बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए. टेंडेंसी फॉर अबॉर्शंस है हमारे पास. कंसीव करने के लिए कितनी जल्दी पेशेंट कंसीव करता है, कौन सा पेशेंट जल्दी कंसीव करता है. गायनी के हमारे पास हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है. लिकोरिया में सप्रेशन ऑफ लिकोरिया के बाद कौन सी मेडिसिन होती हैं. सो दीज पॉइंट्स आर टू बी टेकन व्हेन वी डाइव डीपर इन आवर क्लासेस. दीज आर वेरी बेसिक. मीन्स I was just trying to explain you what you should look for in those particular sections. मतलब उन sections का significance क्या है, उन sections में आपको ढूंढना क्या है, और वो आपको क्या मेडिसिन इंडिकेट करते हैं. हमसे जुड़े रहें. हम आपको अपना अदर डॉक्टर्स का, अदर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करते रहेंगे. एंड वी विल कीप working until this case taking complexity is gone from your mind. We will make it simple. Case taking will be a simplified process. It will be a very मैथ्स में 2+2 4 ही होगा, 5 नहीं बन जाएगा. 4 डॉक्टर भी केस लेंगे तो एक ही मेडिसिन पे आएंगे. आज क्या होता है, 4 डॉक्टर केस लेते हैं, 4 अलग मेडिसिन पे आते हैं. क्यों? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप किसी को कोई प्रोसेस ही नहीं पता है कि क्या फॉलो करना है. चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दो, चाहे आप लेयर बाय लेयर ठीक करो, आपके पास पॉइंट होना चाहिए प्रिस्क्राइब करने के लिए. कोई फ्लूक शॉट नहीं करना है. आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए प्रिस्क्राइब करने के लिए. जस्टिफिकेशन होगा, पेशेंट ठीक होगा. होम्योपैथी में कौन से पेशेंट ठीक नहीं होते हैं? सिर्फ वो पेशेंट ठीक नहीं होते जिनका केस ठीक से नहीं होता है. So, हम आगे डिस्कस करते रहेंगे. We will keep discussing further. We will make further videos. We will make further discussions. We will bring more doctors, more experience to our videos. Keep watching us. Thank you.